हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई कक्षा में। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ लिया था कि दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं और एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू वो जुड़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ये होता है कि किस तरीके से हम पता लगाएं कि 5 प्राइम कौन सा है और 3 प्राइम कौन सा है। किसी भी डीएनए का या किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 5 प्राइम एंड कौन सा है और 3 प्राइम एंड कौन सा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, आप इसमें देख सकते हो कि ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसके 5 नंबर कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो फ्री है। क्या है दोस्तों? फ्री है। वो किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ में बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो जो ये वाला एंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 प्राइम। और इससे नीचे वाला आप देखोगे, इसका OH देखो, 3 प्राइम का OH इस वाले के साथ में 5 प्राइम के साथ में बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये फ्री नहीं है। इसका भी 5 प्राइम फ्री नहीं, इसका भी 3 फ्री नहीं है। इसका देखोगे आप तो इसका 5 प्राइम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसके साथ में 3 प्राइम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है। लेकिन जब ये आप लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड देखोगे तो उसका जो 3 प्राइम OH है वो आप देखोगे फ्री है। 2 प्राइम OH तो है ही नहीं फ्री। क्यों? क्योंकि ये तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, पहले ही हमने एक ऑक्सीजन को हटा दिया था। तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है और डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर 2 नंबर कार्बन पे OH की जगह H होता है। तो आप ये देखोगे इसके जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका जो 3 प्राइम OH है, नंबरिंग आपको हमेशा याद रखनी है, 1 2 3 4 एंड 5। जो 3 प्राइम OH है वो किसी भी न्यूक्लियोटाइड के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा है। दैट्स वाई ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 3 प्राइम और ये वाला हो जाएगा हमारा 5 प्राइम। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं चारगाफ रूल। तो चारगाफ रूल क्या होता है दोस्तों? डीएनए की स्ट्रक्चर में कौन साइंटिस्ट थे? इरविन चारगाफ ने ये जो रूल दिया था उसी के नाम पे ही ये रूल का नाम हुआ है चारगाफ रूल। क्या इम्पोर्टेंसी क्या है इस रूल की? कि ये जो रूल है वो जो डीएनए की डबल स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को समझाने में हमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्या था रूल? 2 तरह के रूल थे। फर्स्ट रूल क्या है? चारगाफ रूल कि कोई भी इन एनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर नंबर ऑफ ग्वानीन इक्वल होते हैं किसके नंबर ऑफ साइटोसिन यूनिट्स। समझ गए दोस्तों कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर नंबर ऑफ ग्वानीन, मतलब जितने ग्वानीन हैं उतने ही क्या होंगे आपके साइटोसिन होंगे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि G=C। ठीक है, और G हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा? C। और C हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा? G के साथ में। यहाँ पे इक्वल है, अदरवाइज ये बॉन्डिंग जो होगी इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कुछ इस तरीके से होगी। 3 बॉन्ड होंगे। ग्वानीन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। वो किस तरीके से हो गए हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि नंबर ऑफ ग्वानीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन इन एनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। दूसरी बात, नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमीन यूनिट्स इन एनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A=T, कि मतलब जितने T होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, जितने A होंगे उतने ही आपके T होंगे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन, कि जितने आपकी
डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरीन होंगे उतने ही आपके पायरिमिडीन होंगे, क्योंकि ये देखिए दोस्तों, आप ये क्या है, आपका प्यूरीन है, ये पायरिमिडीन है, तो जितना प्यूरीन है उतना पायरिमिडीन। ये क्या है आपका प्यूरीन, ये क्या है आपका पायरिमिडीन, जितना आपका प्यूरीन उतना आपका पायरिमिडीन। ये तो हो गया इसका पहला लो। सेकंड लो क्या कह रहा है, या सेकंड रूल क्या कह रहा है चारगाफ का, कि कंपोजिशन ऑफ डीएनए, composition of DNA varies from one species to another। स्पीसीज टू स्पीसीज जो डीएनए की कंपोजिशन है दोस्तों, वो चेंज होती है, एक जैसी कंपोजिशन नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर डीएनए की कंपोजिशन अलग है, किसी और के अंदर अलग है, एनिमल्स में अलग है, प्लांट्स में अलग है। तो सभी जो अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है, अलग अलग सीक्वेंस पाए जाते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, आपको ये पता चला कि ग्वानिन जो बॉन्डिंग करता है किसके साथ में करता है, साइटोसिन के साथ में करता है, और एडेनिन जो बॉन्डिंग करता है वो थाइमिन के साथ में करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आपको पता है कि डीएनए डबल हेलिक्स होती है। तो ये डबल हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हम बना सकते हैं, ये हम एक कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो ये होगी आपकी, जैसे कि आपने पहले बनाया था, कोई भी आपकी राइबोज शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। मान लीजिए यहाँ पे कोई जुड़ा हुआ है ए, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था 5 प्राइम पे फॉस्फेट। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी होगी, आप देखोगे इसी तरीके से एक आपकी एक और राइबोज शुगर हम लगा देते हैं। राइबोज शुगर के साथ में मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका सी, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका दूसरा फॉस्फेट। इसी तरीके से आप एक और बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका ग्वानिन, ये आपका 5 प्राइम पे फॉस्फेट हो गया, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और ये आपका हो गया मान लीजिए थाइमिन। और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 4 ही न्यूक्लियोटाइड है, हजारों न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। हम हमारे हिसाब से इतने ही बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये 5 प्राइम फॉस्फेट जो है ये हो गया इसका। ये एंड कौन सा होता है, 5 प्राइम एंड होता है, और ये वाला कौन सा होता है, 3 प्राइम एंड होता है। तो ये तो होगी 1 हेलिक्स। आपको पता है डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, 2 उसके अंदर स्ट्रैंड पाए जाते हैं। तो ये तो 1 स्ट्रैंड होगी। डीएनए आपस में क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है, 5 प्राइम टू 3 और 3 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 और 3 प्राइम टू 5, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से हम इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। सामने वाली जो एंटी पैरेलल है, आप लोग कैसे बनाओगे इस स्ट्रक्चर को, आप अपनी कॉपी को उल्टा भी करके बना सकते हैं। इस तरीके से सामने वाली स्ट्रक्चर अगर आप उल्टा ड्रॉ करोगे तो आपकी एंटी पैरेलल स्टैंड ड्रॉ हो जाएगी। मैं सीधा ही ड्रॉ कर देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये होगी हमारी डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आप ये न्यूक्लियोटाइड देखोगे, इसका ये 5 प्राइम एंड फ्री है, तो इसको हम 5 प्राइम एंड बोलेंगे। इसका जो 3 प्राइम एंड है अपने से नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ में क्या बना लेगा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इसी तरीके से ये वाला बना लेगा, इसी तरीके से ये वाला बना लेगा। लेकिन ये वाला इसका जो 3 प्राइम है वो खाली रहेगा, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है।
इसी तरीके से ये इसकी एंटी पहले स्ट्रैंड देखिए, इसका जो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम के साथ में क्या बना लेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये इसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा। तो ये वाला इसका देखोगे आप 5 प्राइम एंड खाली नहीं है, लेकिन इसका जो 3 प्राइम एंड है वो क्या है, हमारा खाली है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3 प्राइम एंड, और इसका ये 5 प्राइम एंड यहाँ पे खाली है, फ्री है, और ये 5 प्राइम एंड किसी के साथ में बॉन्डिंग नहीं बना रहा है। दैट्स वाई ये स्ट्रैंड हो जाएगी 3 to 5 और ये हो जाएगी 5 to 3, ये एंटी पैरेलल हो जाएगी। इसी तरीके से चारगाफ रूल जो हमने अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ए के सामने हमेशा क्या आएगा, टी। ए किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थायमिन के साथ में। सी किसके साथ बनाएगा, ग्वानिन के साथ में। और ग्वानिन वाइस वर्सा साइटोसिन के साथ में, और थायमिन एडेनिन के साथ में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होगी, ए और टी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड 2 होते हैं, और सी और जी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जी और सी के बीच में 3, और टी और ए के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो दोस्तों ये थंब रूल है, इसको आप याद कर लीजिए, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। हमेशा ए के साथ में टी बाइंड होगा विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी के साथ में जी बाइंड होगा विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं दोस्तों, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। कैसे जनरेट होते हैं, जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के सामने आता है। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो जब भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके सामने आएगा तो उनके बीच में क्या बन जाएगा, एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो समझ में आया दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसके पास में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, उसके सामने जब भी हाइड्रोजन आएगा तो वो उसके साथ में क्या बना लेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना लेगा। उसी को हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, उसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये याद रखना हमें हमेशा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमेशा डॉट से शो किया जाता है। हाउ टू रिप्रेजेंटेड बाई डॉट, जैसे इस तरीके से आपका होगा। तो डीएनए के अंदर कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, डीएनए के अंदर आपके पास में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। एक हो गया आपका ऑक्सीजन, एक हो गया आपका नाइट्रोजन। तो जब भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के सामने आपका हाइड्रोजन आएगा तो वो एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी, जैसे कि मान लीजिए साइटोसिन है और ग्वानिन है। तो साइटोसिन और ग्वानिन में ऐसी 3 जगह आती है जहाँ पे हाइड्रोजन जो है इन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के सामने आता है। तो क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है, और एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पे आपका जो है हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के सामने आता है। तो इस वजह से इस पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे थे। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे कि हमने बात करी कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जरिए अगर उनके बीच में हाइड्रोजन आ जाता है तो उनके बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स बन जाता है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में मैंने आपको बताया था 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन आता है। तो आप एक देख रहे हैं कि ये तो हो गया आपका साइटोसिन, ये वाला हो गया साइटोसिन, और ये वाला हो गया आपका ग्वानिन। तो साइटोसिन के 4 नंबर के ऊपर एक हाइड्रोजन है, और 3 नंबर के ऊपर एक हाइड्रोजन है,
और एक 2 इसके पास में है। और ये जो ग्वानिन है, ग्वानिन के 1 नंबर पे और 2 नंबर पे हाइड्रोजन है। तो इन 3 पोजीशंस के ऊपर आप देख रहे हो कि आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये हाइड्रोजन हो गया 1, ये 2, ये 3। इन तीनों हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो 3 ऐसी पोजीशन है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। वहीं पे आप देखोगे थाइमीन और एडेनिन के बीच में 2 ऐसी पोजीशन है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। एक तो आप देखिए 3 नंबर एक 3 नंबर के ऊपर है थाइमीन के अंदर, 3 नंबर नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, और एक वहीं पे आप देखोगे एडेनिन के पास में एक 1 नंबर पे और एक 6 नंबर पे हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी और इनके बीच में ये डॉट डॉट आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये डॉट डॉट वाला देख रहे हो, ये हाइड्रोजन हो गया बॉन्ड। तो ये हो गया वीक अट्रैक्शन। अब आगे हम बात कर लेते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। तो दोस्तों ये होगी हमारी डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये आपको पता है, ये 5 प्राइम होता है एक साइड में, ये इस तरीके से घूमता हुआ यूं इस साइड आ गया 3 प्राइम, और एक इसका एंटी पैरेलल होता है वो हो गया 3 प्राइम, वो इस तरीके से घूम के आ जाएगा आपका ये वाला, ये 5 प्राइम। ये जो पिंक कलर से आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये है बेस पेयर्स। 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उन्हें हम कहते हैं बेस पेयर, या फिर हम इन्हें बीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दूसरी ये जो ग्रीन कलर वाला आप ये कंप्लीट देख रहे हो, ये किससे मिलके बना हुआ है, शुगर जो राइबो डीऑक्सी राइबो शुगर थी प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है ये। इसको हम कहते हैं बैकबोन। बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। और जो बीच के जो इनके अंदर बॉन्डिंग है वो किसकी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस। अब आप लोग देखोगे दोस्तों, ये जो है एक ग्रूव है, ग्रूव, ये जो है माइनर ग्रूव है, माइनर ग्रूव। ये आप देखोगे इस तरीके से मेजर ग्रूव है, मेजर ग्रूव ये वाली। ये फिर आप वापस देखोगे थोड़ी सी माइनर ग्रूव आ जाएगी वापस, ये हो जाएगी माइनर ग्रूव। ठीक है दोस्तों, तो एक माइनर ग्रूव, फिर मेजर, फिर माइनर, फिर मेजर। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है हमारा 2 सक्सेसिव माइनर ग्रुप्स का, यानी कि एक माइनर ग्रुप फिर मेजर फिर माइनर, 2 लगातार आने वाले माइनर ग्रुप के बीच का जो एरिया है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, टर्न। क्या कहेंगे दोस्तों, टर्न। एक टर्न हो जाएगी 2 माइनर ग्रुप और एक मेजर ग्रुप के जो एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक टर्न, पर टर्न। तो 1 माइनर, इस किस तरीके से लिखेंगे हम, 1 माइनर ग्रूव टू नेक्स्ट, या फिर आप इसको सक्सेसिव भी लिख सकते हो, नेक्स्ट माइनर ग्रूव इज इक्वल टू 1 टर्न। ये एरिया क्या हो गया दोस्तों, एक टर्न हो चुका है। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 सक्सेसिव माइनर ग्रूव का जो एरिया है उसे हम क्या बोलेंगे, एक टर्न बोलेंगे। अब दोस्तों खास बात ये है, ये जो एक टर्न है, एक टर्न, इसके अंदर 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर पर टर्न होते हैं। एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये हम BDNA की बात कर रहे हैं।
जो वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था वो कौन सा डीएनए था? बी डीएनए। ठीक है दोस्तों, डीएनए और भी होते हैं, ए डीएनए, जेड डीएनए, बी डीएनए, उनकी हम आगे बात करेंगे एक अलग वीडियो बना के। फिलहाल हमें बी डीएनए के बारे में देखना है जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो एक टन जो उसके अंदर कितने होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हो। अब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर, दो लगातार आने वाले बेस पेयर के बीच में कितनी डिफरेंस होती है? जैसे कि मान लीजिए एक ये है, एक ये है, और इनके बीच में ये डिस्टेंस कितनी हो गई? तो आपको पता है कि ये एक के 10 बेस पेयर है, ठीक है। तो इनके, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो एक पर टन है ये कितना है? 3.4 नैनोमीटर। ये मैं आपको बताना रह गया था। ये एक टन की जो एरिया है वो कितना है? 3.4 नैनोमीटर। कुछ बुक्स में आपको एंगस्ट्रॉन में भी मिलेगा, तो आप इसमें 10 से गुना करके आप इसको 10 को इंटू करके एंगस्ट्रॉन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो बेटर नैनोमीटर में ही रहेगा। तो 3.4 नैनोमीटर एक टन होती है। एक टन में कितने होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। तो एक जो बेस पेयर है उसके लगातार आने वाले बेस पेयर से कितनी दूरी हुई दोस्तों? 0.3 नैनोमीटर। जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.3 नैनोमीटर। तो ये जो दूरी हुई वो कितनी हुई दोस्तों? 0.34 नैनोमीटर हो जाएगी, ये दो बेस पेयर की। ठीक है, ये जो गैप है दोस्तों वो इक्वल रहेगा। हमें देखने में लग नहीं रहा है क्योंकि यहाँ से लगेगा आपको ज़्यादा है, यहाँ पे लग रहा है आपको कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। ये जो गैप है बिल्कुल इक्वल जो है डिस्टेंस के ऊपर है। ये डीएनए क्या है? कोइलिंग होता है, हेलिक्स होता है, घुमा हुआ होता है, ट्विस्टेड होता है। इस वजह से जब आप अपन इसको पेपर में बनाते हैं तब अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन इसकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होती है। तो एक टन की डिस्टेंस कितनी होगी? 3.4 नैनोमीटर। और दो लगातार आने वाले बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर। ये जो टन है इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। ये पूरा का पूरा जो कितना ट्विस्टेड है? 360 डिग्री ट्विस्टेड है। तो दो बेस पेयर, इसके अंदर बेस पेयर कितने? 10। तो दो बेस पेयर के बीच का एंगल कितना होगा? आप इसको इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं। आपके घर में या फिर कहीं आप जाते हो कहीं दोस्तों के या कहीं पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो आप देखते हो कि जो स्टेयर्स होती है, सीढ़ियाँ होती हैं, एकदम गोल होती हैं, यूं चढ़ती हैं ऊपर जाके, इस तरीके से होती है। तो वो आपका एक तरीके से डीएनए पकड़ लीजिए आप, तो वो जितना घूम रहा है, एक बेस पेयर फिर कितना घूम रहा है, दूसरा बेस पेयर से कितना घूम रहा है, तीसरा बेस पेयर से कितना घूम रहा है, तो एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितना घूमेगा? 36। दो बेस पेयर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा, ठीक है। और पूरा का पूरा टर्न का कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है दोस्तों। डायमीटर कितना होता है डीएनए का? ये देखिए, ये जो डायमीटर है वो कितना है? वो है 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये माइनर ग्रुव होगी, ये मेजर ग्रुव होगी, ये फिर माइनर ग्रुव होगी। तो दो सक्सेसिव माइनर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एक टर्न बोलते हैं, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं डीएनए की पिच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पिच ऑफ डीएनए। इस पिच के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। और उन 10 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर। और इसका डायमीटर कितना हुआ? 2 नैनोमीटर। अगर आप इस तीनों वैल्यूज़ को 2 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर और 0.34 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉन में करना चाहते हो कन्वर्ट, हो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एंगस्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने सभी प्रकार की डीएनए के अंदर जो कंपोजिशन है उसको पढ़ा है, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं और किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। ये जो हमने बी डीएनए के बारे में लगभग बातें कर ली है जो वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। बने रहिए हमारे चैनल पे फॉर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।